हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अभी अपना माइंड मैप सेशन का नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक होने वाला है माइंड मैप सीरीज का। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये और हाई वेटेज टॉपिक है, ठीक है। तो इसे भी कवर करते हैं, ठीक है। तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी एज द नेम सजेस्ट, पहले आपको किसके बारे में बात करनी पड़ती है सर? अपने को करंट के बारे में बात करनी पड़ती है। करंट क्या होता है अगर मैं बोलता हूं तो किसका भी फ्लो को अपन करंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर करंट, वाटर करंट, ये सारी चीजें करंट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दूं तो आप क्या कह सकते हो? दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपरली मैंने चार्ज की बात की है, इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने प्रॉपरली बात की है। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन उसे अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं करंट। करंट मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है भाई मैंने यहां पे? रेट मतलब I इज इक्वल्स टू Q बाई टी यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, आप ये समझ सकते हो, वो इतनी बेसिक डेफिनेशन आपको आती है। I इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है? Q बाई टी है। मतलब ये आपके पास क्या आएगा? रेट आएगा। ये क्या आएगा बेटा? आपके पास रेट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन को अपन क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, ठीक है सर। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट क्या होती है? या फिर बेटा करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ये आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है सर, ठीक है। करंट एक कौन सी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो मैं आपको बता देता हूं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन भी होता है। सर उसका डायरेक्शन है तो वो वेक्टर में कंसिडर हो जाएगा, वैसा नहीं होता। वो वेक्टर लॉ, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर आपको बेसिक वेक्टर की परिभाषा पता है कि वेक्टर क्या होता है सर? वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, उसके पास डायरेक्शन भी हो, एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है? इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। यस, सही बात है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। हाँ सर, सबको समझ में आ गई ये वाली बात? ओके सर, सबको बात समझ में आ गई है, ठीक है। ओके, तो ये स्केलर क्वांटिटी आपके पास होता है। मतलब क्या होता है? अपन करंट को, मैग्नीट्यूड तो होता है, उसका डायरेक्शन भी बता सकते हो कि सर करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, करंट ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, तो वैसी आपके पास बात हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस, ओके। क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो नहीं करता। तो जो बीच वाले जो होते हैं, वो आपके पास जो स्केलर और वेक्टर्स के बीच में होते हैं, उसे अपन जनरली टेंसर बोलते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो ऑप्शन आएगा तो करंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है सर। ओके, यस। उसके बाद आपके पास ये होता है, दैट इज, इसका ही हाईफाई टर्म होता है, सिंपल हाईफाई टर्म होता है। मैं क्या बोलता हूं भाई? जितना करंट अंदर आ रहा है उतना करंट बाहर भी जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह देखो, इसमें क्या है? I1 अंदर आ रहा है, I2 अंदर आ रहा है, तो इसके बाहर क्या जाना चाहिए सर? I1 प्लस I2 जाना चाहिए। तो आपका क्या होता है? करंट जो अंदर आ रहा है वो बाहर भी जाना चाहिए। सपोज यहां से करंट आया I, यहां से करंट आया I, दोनों एक साथ आ गए, और यहां से करंट कितना गया सर? 2 आएगा। अगर ऊपर से 2 वायर्स आ रहे हैं, दोनों में करंट आया है, तो नीचे भी आ जाएगा 2I। तो मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे? सिंपली करंट इनसाइड बराबर करंट आउटसाइड, ठीक है। ये क्या होता है? करंट जितना अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीच में तो कुछ करंट चला नहीं गया ना, तो करंट जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं सर? केसीएल। सर केसीएल क्या है सर? पोटेशियम क्लोराइड है नहीं। केसीएल का क्या, उसे क्या कहा जाता है? क्रिचॉफ करंट लॉ इसे कहा जाता है, या फिर जंक्शन रूल इसे कहा जाता है, मतलब एट अ जंक्शन जितना करंट अंदर आएगा उतना करंट बाहर जाएगा, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? केसीएल कहते हैं, क्रिचॉफ करंट लॉ, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ये वाला आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये आपको सर्किट एनालिसिस में हेल्प करेगा कि जितना करंट अंदर आता है उतना ही करंट आपका क्या जाता है? बाहर जाता है, ठीक है। बात सबको समझ में आई? हाँ सर, बात काफी क्लियर है। ओके,
ये अगर मैंने देख लिया कैसा भी मैंने अलग शेप का यहाँ पे कंटेनर सा बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ I1 यहाँ से अंदर जा रहा है तो निकलेगा कितना सर, जितना अंदर गया उतना ही निकलेगा। सिंपल शेयर लॉजिक है यहाँ पे, बिल्कुल वहां पे ही बात की हुई है। I1 बराबर I2, ये आपका किस पे डिपेंड नहीं करता। ये सर जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट निकलेगा। ओके, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही तो करंट निकलेगा। ओके यस सर, तो ये वाली बात भी आप याद रख सकते हो, जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बात सबको क्लियर है? यस सर, बात क्लियर। ओके, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। करंट के बारे में बेसिक डेफिनेशन यूज अपन बेसिक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, करंट की अभी बात की तो करंट के ऊपर भी अपन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, दैट इज एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे मैं हर एक माइंड मैप में आपको बताते जा रहा हूं कि दो टर्म्स होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या होता है, इन टाइम टी, और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट टाइम टी। ठीक है, समझ में आ गया। एवरेज का मतलब क्या होता है, इन टाइम टी अगर दिया होगा, इन मतलब एक टाइम इंटरवल के बारे में बात की होगी तो उससे मैं क्या कहूंगा, एवरेज कहूंगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या कहूंगा, एट पर्टिकुलर टाइम की बात होगी तो मैं उसे इंस्टेंटेनियस कहूंगा। जैसे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट तुम कहां पे थे, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन पे, एट दैट टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी डेफिनेशन होती है, बस आप डेफिनेशन तोड़ के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होगा भाई, फाइनल चार्ज कितना था, इनिशियल कितना था, तो डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू का सिंपल मतलब होता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। ठीक है, डेल्टा मतलब क्या होता है, फाइनल कितना था, इनिशियल कितना था। ठीक है, I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला। ओके, समझ में आ गया ये वाला। डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके सर जी, उसके बाद देखोगे आई क्या होता है भाई, यहाँ पे करंट अगर मैं बात करूंगा इंस्टेंट पे तो वो आपके पास क्या होता है, छोटा चेंज होगा। अभी ये बड़ा चेंज नहीं होगा, ये छोटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं। तो छोटे चेंज के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है सर, डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, दैट इज dq बाय dt। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जो करंट होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है सर, ओके, बात सबको समझ में आ गई? यस सर, समझ में आती है। ये वाली काफी आसान बात है, लेकिन भाई इससे सवाल पूछा जा सकता है। सर इससे क्या सवाल पूछेगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है dq को तुम क्या दिए, मैं तुम्हें t के फंक्शन में दे सकता हूं, और मैं तुम्हें पूछ सकता हूं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 पे करंट निकाल के बताओ। ठीक है, वैसे सवाल आ सकते हैं। एवरेज के भी सवाल पूछे जा सकते हैं भाई, एवरेज के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके पास होते हैं, अगर बेसिक से स्टार्ट करना है ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, यहां से मैं क्या देख सकता हूं, I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। जब भी स्लोप होता है, जो भी स्लोप होता है उसे अपन dq बाई dt लिखते हैं। स्लोप को अपन क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, या फिर dy बाय dx लिख सकते हैं। यस, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, y एक्सिस पे कंपेयर करो dy बाय dx, तो dq बाई dt ये वाली हो गई y एक्सिस पे, ये वाली हो जाएगी x एक्सिस पे, दोनों का स्लोप आपका करंट दे देगा। ये सर बिल्कुल अच्छे से फील भी हुआ ये। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ q वर्सेस t। स्लोप ऑफ q वर्सेस t ग्राफ आपका क्या देता है, करंट देता है। तो ये आपसे पूछा जा चुका है भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड किन्हें कहते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या करेंगे, वो q वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट कर देंगे। Q वर्सेस T का क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे, बोलेंगे करंट क्या है उसमें, एट T इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स करंट क्या है, तो वो हो जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। नहीं सर वो तो सिंपल सवाल है। हाँ सिंपल सवाल है, बस उसे बच्चों को घबराने के लिए ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ Q वर्सेस T ग्राफ विल गिव द करंट। ठीक है सर, ओके, ये वाली बात सबको समझ में आई? यस सर, ये वाली बात सबको समझ में आती है। उसके बाद ये आपके पास एक ये होता है, इसके बाद आपके पास क्या ये है, अगर मैं बोलता हूं कि dt को वहां पे लेके जाओ तो तुम क्या करोगे सर, इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है सर, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इंटीग्रल y dx। हाँ सही बोल रहा हूं क्या, इंटीग्रल y dx। ओके, हाँ इंटीग्रल y dx क्या करता है, वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो ये dt लेके गया तो I वर्सेस t का एरिया मुझे क्या दे देगा, ये दे देगा। यस, ये दे देगा। यस, तो d जो टोटल मेरे पास चार्ज है उसका इंटीग्रेशन I dt होगा। अगर आपको I का फंक्शन कुछ अलग दिया होगा, सपोज मानो I का फंक्शन अलग दिया होगा, t के टर्म्स में दिया होगा,
और आपसे अगर चार्ज पूछे तो यही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए ना, सर ने बताया था भाई इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। यस, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, फिर बोलेंगे सर टफ पेपर बन गया था। नहीं, ये वाला फॉर्मूला बेसिक है और बेसिक को याद रखना जरूरी है, ठीक है, या फिर 2 मिनट में आप यहाँ पे लाके आ सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो इससे क्या समझ में आता है सर, अब आपने अभी बोला कि y इंटीग्रल y dx क्या होता है, एरिया, तो एरिया ऑफ क्या बोलूंगा मैं, आई टी कर्व। यस, तो एरिया ऑफ i वर्सेस t ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज। तो ये भी भाई जैसे ये मैंने बोला कॉम्पिटेंसी में पूछा जा सकता है, ऐसा भी एक सवाल था जो कि कॉम्पिटेंसी बुक्स में होता है, ये वाला। कौन सा सर सवाल था वो यही सवाल था भाई, उसने क्या दिया हुआ था, चार्ज पूछा हुआ था और आई और टी का कर्व दिया था, ठीक है, ओके सर। तो ये अपन कैसे करेंगे सर, एरिया ऑफ आई टी कर्व, कोई कुछ भी शेप दिया हो सकता है, ट्रायंगल दिया होगा तो हाफ बेस इनटू हाइट कर दोगे, सिंपल टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ आई टी कर्व क्या देगा सर, टोटल चार्ज देगा। स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी कर्व क्या देगा सर, करंट देगा, ओके, इंस्टेंटेनियस करंट उस पॉइंट पे, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, बात समझ में आ गई। तो यहां से भी देखो छोटे टॉपिक से आपके कितने ज्यादा सवाल निकल सकते हैं। यस सर, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है सारा, ओके। उसके बाद आपके पास क्या आता है सर, एस स्टार। एस स्टार क्या होता है, जो अनएक्सपेक्टेड से खेलना सिखाए। एस स्टार का मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड से थोड़ा खेलना सिखाता है। ये आय का एवरेज, अगर मुझे आय का एवरेज करना है तो मैं सिंपली, अगर मुझे आय का ही दिया हुआ है, अगर मुझे आय का टाइम के साथ फंक्शन दिया होता तो मैं चार्ज निकाल सकता था इससे इंटीग्रेशन से, डीक्यू वाले इंटीग्रेशन से। लेकिन मुझे आय का टाइम के साथ फंक्शन दिया हुआ है और मुझे आय का ही एवरेज निकालना है, तो उसके लिए आपका ये मतलब अनएक्सपेक्टेड के लिए ऐसे अपन कहां पे यूज करते हैं भाई, एसी वगैरह में भी ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, एसी वगैरह में, ठीक है, वहां पे आरएमएस भी होता है, नॉर्मल भी होता है। तो वहां पे आय को क्या लिख सकते हो, एवरेज ऑफ आई। एवरेज ऑफ आई क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, अनएक्सपेक्टेड सवाल आ गया तो हम ऐसे कर सकते हैं, एवरेज का निकालना होगा। और भाई किसी का एवरेज, किसी का भी एवरेज आप ऐसे कर सकते हो। सपोज इस डब्बे का मुझे एवरेज करना है तो मुझे उस डब्बे का dt के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका इंटीग्रेशन dt के साथ नीचे भी होगा। तो किसी का भी एवरेज तुम यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, किसी का भी एवरेज। यस सर, ये तो बहुत अच्छा टूल हो गया। हाँ, लेकिन अभी करंट अपन पढ़ रहे हैं तो करंट का आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है सर, बात सबको समझ में आ गई? यस सर, बात काफी इजी है। उसके बाद क्या होता है सर, इस डेफिनेशन पे बच्चे क्या कहते हैं सर, करंट हो जाएगा, करंट हो जाएगा। उसके बाद सर, उसके बाद सीधा आगे आगे बढ़ो कॉम्प्लेक्स पे। नहीं, करंट का पहले आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा। करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। करंट आपका अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में तो करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। सर अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से ही करंट आता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तो भी करंट आएगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगा। इलेक्ट्रॉन की बीम इस साइड को है तो करंट आगे की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन की बीम अगर आगे की तरफ है तो करंट पीछे की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं सर, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात, ओके। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। करंट के ऊपर बेसिक अपन ने डिटेल्स की बात की हुई है, करंट की बेसिक प्रॉपर्टीज से भी कुछ कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं, ठीक है। बात सबको क्लियर है क्या? बात सबको क्लियर है क्या? यस सर, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। ये देखो भाई, पूरा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो पूरा फील का है, इसलिए आप ध्यान से देखना। ये देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है, यस सर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। सर कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स के क्या पास होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो मोशन में रहता है, यस सर। तो अगर मैं सीधा इस वाले ये सपोज कंडक्टर है, मैंने उससे हाथ लगा दिया तो क्या मुझे करंट बैठेगा? नहीं सर, आपको करंट थोड़ी बैठेगा, ऐसे अप्लायंसेस पे सीधा करंट थोड़ी बैठेगा, हाँ वो नहीं बैठेगा। तो उसका रीजन क्या है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है, मतलब उसके पास हाई स्पीड होती है, घूमता रहता है। लेकिन अगर वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर से उसी पॉइंट पे आ जाता है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो है। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर से उस पॉइंट पे आ गया। एरोस आप देख सकते हो, एरोस के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, एरोस से आपको फील होगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यस आपको मालूम है बेसिक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो आपके मेटल के प्रोटॉन्स
प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस होता है वो वैसे ही रहता है। हाँ सर, वो इतना बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है भाई, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी बताऊं कंडक्टर की, तो उसके पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, इसकी वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे केस क्या कर रहा हूं कि कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ नहीं जोड़ा। सर बैटरी क्या होता है, बैटरी का आपका काम करता है उस पे कि भाई मैं यहां से चार्ज लेके इधर भेजूंगा तो काम करता है उस सिस्टम पे, इसके वजह से आपका करंट देखने को मिलता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपके पास क्या सर, एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी हुई है, अपना आइसोलेटेड ऐसा पड़ा हुआ है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि अभी वोल्टेज ही नहीं डेवलप हुआ। यस, वोल्टेज डेवलप होने के बाद ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जैसे मैंने आपको बताया था पोटेंशियल वाले चैप्टर में। यस सर, आपने बताया हुआ है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपसे ट्विस्टेड सवाल पूछ लिया जाए कि इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सर जीरो होती है, क्योंकि वो आइसोलेटेड है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड है भाई, ये आइसोलेटेड है, मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैंने एजेंट नहीं लगाया, बैटरी वगैरह नहीं लगाई। यस सर, सबको बात समझ में आती है? हाँ सर, सबको बात हमें क्लियर, ओके। यस, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, जीरो हुई। हाँ सर, ये सवाल पूछा जा सकता है क्या? यस सर, ये सवाल कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए पूछा जा सकता है, ओके। यहाँ पे क्या होगा भाई, कंडक्टर के पास लार्ज नंबर होते हैं भाई, बहुत हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं कंडक्टर में, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ हाई एवरेज स्पीड, यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूं मैं, स्पीड। स्पीड क्या होती है सर, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता, वो डायरेक्शनलेस ऐसी चलती रहती है, किधर भी स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इनके पास क्या होता है, एवरेज स्पीड इनकी ज्यादा होती है। सर आप एवरेज क्यों बोल रहे हो भाई, सारे पार्टिकल्स है ना, एक पे बैठ के थोड़ी कर सकता हूं, ऑन एन एवरेज ही देखना पड़ेगा। हाँ सर, तो एवरेज स्पीड क्या होती है उनकी, वेरी हाई होती है। सर वेरी हाई उनके पास क्यों हुई भाई, मैंने कंडक्टर रखा हुआ है, कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की वजह से अंदर उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यस, तो रैंडम थर्मल मोशन ये करते होते हैं, ठीक है। स्पीड इनके पास किसकी वजह से होती है, रैंडम थर्मल मोशन की वजह से होती है। सर ये स्पीड का रीजन बताइए, स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपका 11th में फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का आप निकालोगे, दैट इज 3/2 kb इंटू केबीटी। केबीटी आपके पास क्या होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो इसकी लगभग वैल्यू में बोलूंगा तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 के ऑर्डर में होती है, ऐसी कुछ इसकी वैल्यू होती है। मॉडल में भी आपके पास ये आता है 3/2 kBT वाला टर्म, मॉडल में भी वो पूछा, मतलब टेम्परेचर के साथ पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल वगैरह, किसी भी स्पीशी का अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो 3/2 kBT लिख सकते हैं। सर यहाँ पे टेम्परेचर है क्या? यस, ये वाला क्या है बेटा, टेम्परेचर है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये इस ऑर्डर में रहता है। सर ये तो काफी कम है भाई, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखिएगा सर 9 × 10⁻31 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसका ऑर्डर देखो सर, इसका ऑर्डर, एवरेज स्पीड का ऑर्डर कुछ 10⁴ से 10⁵, मतलब ये कितना ज्यादा ऑर्डर आता है, 10⁴ से 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड में इसका ऑर्डर आता है, ठीक है। यस सर, एक बार ऑर्डर एक बार अच्छे से देख लो इसका। यस, तो ऑर्डर देख लिया आपने। यस सर, ऑर्डर है 10⁴ से 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड में। तो भाई ये बहुत हाई होता है, ये वाली चीज क्या होती है भाई, बहुत हाई होती है। तो इसका एवरेज स्पीड का आप ऑर्डर देख सकते हो, काफी ज्यादा हाई होता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तुम लगभग 1-2 सेकंड्स में पार कर सकते हो, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गई? तो एवरेज स्पीड आपके पास कितनी होगी सर, 10⁴ से 10⁵ मीटर्स पर सेकंड के ऑर्डर में आपके पास देखने को मिलेगी। हाँ सर, समझ में आ गया? सर यहाँ पे मैंने बस आपको बताया कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया। बच्चे पूछेंगे सर एवरेज स्पीड का कैसे कैलकुलेशन किया, तो काइनेटिक एनर्जी में तो स्पीड का टर्म आता है, तो ½ mv² = 3/2 kBT। यस, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गई बात? यस सर, एवरेज स्पीड के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद क्या पूछ सकता है वो, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस केस में? सर इस केस में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करोगे, ऐसे ऐसे गया, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है।
सर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, जैसे गया वैसे ही यहाँ पे आ गया। यस सर, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो वो क्या होता है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बता टोटल टाइम, हमने पढ़ा हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तेरी जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा जिस एक इलेक्ट्रॉन है जो आइसोलेटेड कंडक्टर में घूम रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। एवरेज स्पीड भी जीरो होगा, नहीं कुछ टेम्परेचर पे तो रहेगा ना, कुछ टेम्परेचर पे रहेगा सर, 0 केल्विन पे। हाँ, वो 0 केल्विन तो अपन अचीव ही नहीं कर सकते ना, तो कुछ टेम्परेचर पे रहेगा, इसकी वजह से उसके पास क्या होगी, ये स्पीड होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। सर समझ रहा भी है डायग्राम से, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे से आ रहा है लेकिन फिर से उस पार्ट पे आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इसकी वजह से एवरेज स्पीड कितनी होती है, जीरो होती है। ओके सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है ये, लेकिन बेसिक के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट क्या होता है सर, जीरो। करंट इसमें क्या होगा सर, जीरो होगा, क्योंकि भाई एज सच इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शनल मोशन तो नहीं हो रहा ना। करंट को क्या बोलूंगा, एक सरफेस अगर मैंने ऐसे बना दिया एरिया से, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, तो नेट करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, नेट करंट विल बी जीरो। ठीक है, करंट जीरो होगा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे मैंने बात की भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कोई पोटेंशियल ही नहीं लगा हुआ है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो आपको सवाल देखो क्या पूछा जा सकता है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ यहाँ पे मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो। यस, बात सबको समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। उसके बाद क्या है भाई, लिखा हुआ मैंने एस स्टार सवाल। सवाल क्या है भाई, सिंपल सवाल है, बस आप ट्राई कर सकते हो। व्हाट इज द एवरेज मोमेंटम, इसका एवरेज मोमेंटम कितना होगा, ट्राई करो। मोमेंटम का फॉर्मूला सोचने की कोशिश करो। सर मोमेंटम में तो मास इनटू वेलोसिटी आती है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो एवरेज मोमेंटम भी जीरो होगा। हाँ जीरो होगा। यस, तो बस थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए मैंने आपको ये सवाल दे दिया बीच में कि भाई कितने बच्चे यहाँ पे सवाल को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि कंडक्टर अपन ने जोड़ा हुआ है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, उसके केसेस अपन ने यहाँ पे क्या किए हुए, डिस्कस किए हुए। ठीक है, समझ में आ गया एक एक चीज? ओके सर, समझ में आती है। ओके सर, दूसरा केस क्या होगा सर, कंडक्टर को अगर मैंने एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया है, तो when the conductor is connected to external battery। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी मतलब क्या होता है, बैटरी मतलब क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। कैपेसिटर अगर आप पढ़ के आए हो तो कैपेसिटर में मैंने लिखा था एक एस स्टार कि बैटरी का बस एक काम होता है कि वो बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो बैटरी ने क्या कर दिया भाई साहब, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया बैटरी ने। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे ऐसे लेके जाते हैं। हाँ ठीक है, बैटरी ने क्या कर दिया सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। तो आपके पास क्या होगा भाई, आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। यस सर, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यस सर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जम गई। यस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। यस, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या? नहीं सर, ये तो कनेक्टेड वाला कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होगी। ओके सर, यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगा? सिंपल इस केस को देखो सर, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन्स मूव ही क्यों किए? ओके, ध्यान से सुनना, भी बेसिक से चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ड्यू टू विच, क्या हुआ यहाँ पे, एक्सटर्नल बैटरी अगर मैंने लगाई तो यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हाँ सर, क्रिएट हो चुकी है। उसके वजह से क्या हुआ, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। वो बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आओ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। हाँ सर, फोर्स लगता है, दैट इज Q इंटू ई। तो यहाँ पे Q क्या है सर, चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू ई लगेगा। बताना इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो फोर्स सर इलेक्ट्रॉन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगता है, जैसे इंपॉर्टेंट केस होता है। ठीक है, तो फोर्स लगा सर, फोर्स कितना लगता है, QE फोर्स लगता है। उसके यहाँ पे Q क्या है सर, E हो गया, E लिखा हुआ। E मतलब क्या? E मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। हाँ सर, लगेगा। ठीक है, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, वो ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ड्रिफ्ट, यहाँ पे एक अच्छा टर्म होता है ड्रिफ्ट।
तो ड्यू टू द फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड। कौन सा टर्म भाई यूज हो रहा है? ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है? वो सरक रहा है। उनकी क्या एग्जैक्ट मूवमेंट ऐसी होगी? क्या डायग्राम ऐसे बना सकता हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल पड़े? ऐसा डायग्राम बना सकता हूं क्या? नहीं सर, ऐसा डायग्राम आप नहीं बना सकते, क्योंकि अभी भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना पाथ कर रहे हैं, ऐसे मोशन में वो कर रहे हैं, लेकिन नेट उनकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इनकी वजह से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए यहां पे शब्द क्या यूज हुआ है? ड्रिफ्ट। क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे, ऐसे जा रहे हैं? नहीं, वो अपना वैसा मोशन तो कर रहे जैसे कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में समझ में आया क्या क्या हो रहा है? यस सर। तो नेट आपकी क्या हो रहा है? ड्रिफ्टेड हो रहा है। सर ड्रिफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो नेट वो चलेगी। यस सर। तो ये क्या हो रहा है सर? ड्रिफ्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ड्रिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ गई बात? यस सर। ये पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपका ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो वेलोसिटी विथ विच दे ड्रिफ्ट। जो वेलोसिटी, अभी तो नेट वेलोसिटी होगी क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन होगा तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। अभी फाइनल कुछ आ जाएगी, मोशन से लिंक करो। यस सर, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, लेकिन फाइनल कुछ तो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ ठीक है, वेलोसिटी विथ विच दे ड्रिफ्ट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? स्मॉल होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? छोटी वेलोसिटी होती है, जिनका रेंज आपको सवालों में गिवन होगा कि भाई सेंटीमीटर सेकंड्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, मिलीमीटर सेकंड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, तो वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? वो छोटी होती है। ठीक है, यस सर। छोटी क्यों होगी? अरे छोटी इसलिए होगी क्योंकि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, तो उसके कोलिजन जो है होंगे वो अभी भी उसके जो न्यूक्लियस है, मेटल का जो न्यूक्लियस है उसके साथ भी तो कोलिजन हो रहे होंगे, तो ओवरऑल उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कम होगी। नेट डिस्प्लेसमेंट कम है तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी भी उसकी कम होगी। यस सर, कम होगी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में या फिर मीटर्स पर सेकंड में। ठीक है, ओवरऑल वो आपकी इस रेंज में होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर। ड्यू टू नेट डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है? ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस, वीडी किसके वजह से है? सर वीडी किसके वजह से है? नेट डिस्प्लेसमेंट की वजह से। पहले भाई इधर था आपका पार्टिकल, अभी इधर आ चुका है, नेट कुछ ये चला, नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई, इसके वजह से यहाँ पे क्या आई सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। हाँ सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। ओके, समझ में आ गया सर। ये नेट डिस्प्लेसमेंट की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। लेकिन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का गुरुजी फॉर्मूला क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी सर? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a into t, that is the first equation of motion। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी है सर? 0 है। a क्या है सर? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सर? यस, ma is equals to फोर्स, तो उससे एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है तो निकाल सकते हो आराम से। यस सर, E by m आ जाएगा। सर यहाँ पे m क्या है? m is the mass of the electron। यस, m is the mass of the electron, क्योंकि उस पर ही तो फोर्स लग रहा है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा Vd क्या होगा सर? ये टाउ क्या होगा? टाउ आप क्या कह सकते हो? रिलैक्सेशन टाइम, या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब एवरेज टाइम है, कोलिजन्स भी हो रहा होगा, उसका मेटल के साथ कोलिजन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो रहा होगा, तो इट इज द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम लग रहा है उसे अपन क्या कहेंगे? टाउ कहेंगे। ठीक है, टाउ कहेंगे। ठीक है, तो a इंटू टी, टी आपके पास क्या आएगा? टाउ आएगा। यस, और a आपके पास क्या है सर? ये है E बाय m। ओके, उसे पुट कर दो, Vd की आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, Vd इज इक्वल्स टू E बाय m टाउ। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ गई बात। ओके, ये Vd का वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म यहाँ पे Ed का लिखा हुआ है। क्या है गुरुजी वेक्टर फॉर्म? क्या इससे सवाल पूछा जा सकता है? वेक्टर फॉर्म से वो आपको एमसीक्यू में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म है Vd। Vd आपका क्या पे? इस तरफ है Vd। यस सर, इस तरफ है Vd। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना Vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव की साइन आ जाएगी, जैसे वेक्टर्स में अपन करते हैं। अगर ये इस तरफ है उस तरफ है तो दोनों नेगेटिव है, तो Vd इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E वेक्टर बाय m इंटू टाउ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए अपन इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, बात सबको क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हाँ सर, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो करंट विल फ्लो
ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट कौन सी डायरेक्शन में होता है सर? करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं सर? ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यस, इसलिए मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको समझना पड़ेगा करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेकिन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो करंट विल फ्लो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसी फ्लो करेगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, राइट। जैसे बैटरीज में अपन ने देखा होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, तो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो अपना फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्लो कैसे करेगा, ये बेसिक तो जानते ही होंगे सब। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपन ने देख लिया कि जब भी अपन वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगी, दैट इज E/m टाउ। ठीक है, ऊपर की तरफ टाउ है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, बात सबको क्लियर है? ओके, यस, बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। ओके, तो यहां पे आपके पास क्या होता है? फॉर्मूला पोर्शन अभी अपन आते हैं। तो यहां पे मैं डेरिवेशन दिखा नहीं सकता लेकिन ओवरऑल आपके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज अच्छे से हो जाएंगे विद प्रॉपर कंसेप्ट। ठीक है, यस, तो यहां पे आपके पास करंट का फॉर्मूला आपका यहां पे आता है कि करंट को अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो करंट को लिख सकते हो वीना। वीना याद करने की अच्छी मेथड होती है कि भाई वी क्या होता है? भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। एन क्या है? एन आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, एन इंपॉर्टेंट टर्म है, एन इंपॉर्टेंट टर्म है। सर इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब क्या? एन आपके पास क्या होता है सर? टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। एन यहाँ पे स्मॉल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब होता है स्मॉल एन। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया सर? ए क्या होगा? ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ओके, तो अगर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर आप रिलेशन बोलना चाहोगे तो करंट इज इक्वल्स टू VDE स्मॉल एन ए, जिसे आप वीना की तरह याद रख सकते हो। सिंपल वे में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बस एक कॉशन बना लेना। कॉशन आपके पास क्या है? स्मॉल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, क्योंकि भाई नंबर की जो डेंसिटी अपन ले रहे हैं, डेंसिटी बटा वॉल्यूम होता है, तो इसलिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसे कह सकते हो। या फिर सवाल में दिया हो सकता है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 10 टू द पावर 28 में बहुत हाई होती है। वो कंडक्टर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हाई होंगे। यस सर, तो ये क्या होती है सर? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जनरली कैलकुलेट करने के इस पे कम सवाल बनते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में हो सकता है टफ मतलब कैलकुलेशन ही बस वहां पे टफ होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इन जनरल अगर मैं लिखूंगा कॉपर का, स्टील का, तो इनका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की। ठीक है, मटेरियल की क्या होती है भाई? प्रॉपर्टी होती है। दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे सवाल सीधा पूछ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह दी होगी, ई दिया होगा, नंबर डेंसिटी दी होगी, एरिया दिया होगा, सिंपल आपको पुट फॉर्मूला पुट करके बस करंट निकालना होगा, उसमें भी कैलकुलेशन आएगी अच्छी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि अच्छे से आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स होता है, और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, तो ये याद 10 टू द पावर वाले याद रखो, क्योंकि जनरली बच्चे उसमें ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बोल दिया मैंने यहाँ पे, मतलब इस पे आपको, आई नो दैट यू मस्ट बी नोइंग इट, बट केयरफुल आप यहाँ पे रख सकते हो फॉर्मूला में। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, बात सबको क्लियर है? उसके बाद करंट हो गया सर, करंट के बारे में बात कर दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में बात कर दी। अब भी एक वेक्टर टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो वेक्टर टर्म था, नहीं करंट का वेक्टर टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है सर। ये क्या है? दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सर, ये भी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा क्या? डेंसिटी नहीं, डेंसिटी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। लीनियर मास डेंसिटी मतलब डिवाइड बाय अपन ने लेंथ किया था, सरफेस मास डेंसिटी मतलब एरिया से डिवाइड किया था, तो इस केस में आपके पास क्या होगा? एरिया से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, करंट डेंसिटी में आपके पास क्या होता है? इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये देखो
करंट फ्लोइंग पर एरिया क्रॉस सेक्शन। सिंपल डेफिनेशन होती है, जे आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज पूछा जा सकता है जे कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जे होता है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जे होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आई बटा ए, समझ में आ गई बात। सर आपने यहाँ पे एन कैप क्यों लिखा है, एन कैप क्यों लिखा है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते वक्त मुझे लिखना जरूरी है, एज आई एम अ फिजिक्स स्टूडेंट। आप भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप भी फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको क्या बोलना पड़ेगा, एन कैप लिखना पड़ेगा। एन कैप का मतलब क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में बता रहा हूं। अगर मैं जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए कर दूंगा तो वो तो उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा सर, उसका डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब उसका करंट की तरफ ही डायरेक्शन होगा। बस इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर, काफी इजी बात है। ठीक है, तो जे आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए एन कैप। एन कैप लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट कर रहे हो तो, लेकिन दिमाग में फिट कर लो, सर इसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ सर, बात काफी सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा कि आई जो आपके पास होता है दैट इज जे डॉट ए। इससे कभी कभी सवाल पूछे जा सकते हैं, रेयर सवाल पूछने के चांसेस है, लेकिन वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर होना है। यस, तो जे आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा दैट इज करंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगा। यस, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको जे को दिया होगा वेक्टर फॉर्म में, ए को दिया होगा वेक्टर फॉर्मेट में, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, करंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी एंगल वगैरह दिया होगा तो I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा आपके पास लग जाएगा, क्योंकि भाई अगर ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन आपको दिया होगा तो जे तो आपका करंट के डायरेक्शन में ही होगा, ऐसा जे होगा, वेरस आपका ए कुछ आपका परपेंडिकुलर होता है, ए का वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता है, तो उसके बीच का एंगल वगैरह गिवन होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो, सर हम सीधा जे ए क्या कर देंगे, जे ए कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत रेयर सवाल है आने के, लेकिन भाई अपन इसे भी देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा, सर अपन ने डॉट प्रोडक्ट खोल दिया तो जे ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर, काफी इजी है। ओके, ये वाला समझ में आ गया। सर करंट अपनी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, तो उसे थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, वेक्टर्स तो अच्छे होते हैं, तो अपन ने करंट डेंसिटी डिफाइन किया। करंट डेंसिटी कुछ नहीं होती, करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में दे दी। यस सर, समझ में आ गई बात। ओके सर, उसके बाद क्या है, एस स्टार। एस स्टार का क्या है सर, इस केस में एस स्टार का वही है, आपको अलग सवाल अगर देखने को मिला, सर वेरिएबल करंट डेंसिटी है, जनरली लिखेगा वो कांस्टेंट करंट डेंसिटी है या वेरिएबल है, तो अगर वेरिएबल करंट डेंसिटी होगी तो कैसे करंट निकालेंगे उस एरिया में, जनरली कुछ डेरिवेशंस में इसका काम आता है, ज्यादातर नहीं। जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ए। यहां पे अपन ने क्या किया था सर, यहां पे मैंने कांस्टेंट मान लिया था, समझना, यहां पे ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया था, यहां पे मैंने J कांस्टेंट मान लिया था, इसलिए मैं बोल रहा था I इज इक्वल्स टू J डॉट ए। ये सर आप बोल रहे थे, लेकिन अगर J ही मेरा वेरिएबल हो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डीए आपके पास क्या होगा, एरिया एलिमेंट होगा। ठीक है, यस, प्रिपेयर्ड हो गए हो, इंटीग्रेशन तो कर पाओगे। ऐसे सवाल अगर आएंगे तो मेजॉरिटी लोग इसमें थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, लेकिन आप इसे कर ले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर, काफी सिंपल तरीके से हमें समझ में आ चुका है। ओके, अभी भाई करंट आपके पास क्या होता है सर, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन ए आपके पास हो जाएगा, उससे ही मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो जे आ जाएगा। हाँ सर, तो जे में क्या लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मैं लिख सकता हूं वी डी ई एन। ठीक है, हो जाएगा ये सर सिंपल। आपने बस फॉर्मूला को यहां से ऊपर चुरा लिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके सर, ठीक है। यस, जे यहां से मुझे क्या लिख रहा है सर, ई तो कांस्टेंट होगा, ई तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है। ओके, मटेरियल के लिए क्या होगा, नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, मटेरियल थोड़ी बदल दोगे कंडक्टर में अगर गिवन ना हो तो। यस सर, तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। जे आपका क्या होता है, वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वीडी। वीडी क्या है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ सर, ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके सर।
उसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है बोर्ड्स में, ऑल्टरनेट ईयर्स पे इससे सवाल पूछे जाने के चांसेस है। क्या सर? वो दे देगा एक अलग ऐसी पाइप बनी हुई है, वहां पे आप बताओ कि एक फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है, वहां पे मुझे सबके बारे में बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताओ, करंट डेंसिटी के बारे में बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं सर इस केस में कुछ नहीं होगा, लेकिन करंट तो दोनों जगह पे सेम होगा, जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। हाँ, तो I1 बराबर I2 लिख सकता हूं। हाँ सर, आप वैसे लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यस, अगर मैं बोल रहा हूं कि एरिया किसकी ज्यादा है, खुद दिमाग लगाओ, एरिया किसकी ज्यादा है? सर इसकी एरिया ज्यादा है, इसकी एरिया कम है। यस, तो करंट डेंसिटी पहले सोचो, करंट डेंसिटी सोचो, करंट डेंसिटी क्या होगा सर? I बाय एरिया होगा। यस, I कांस्टेंट है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया इसका ज्यादा है, एरिया उसका कम है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी करंट डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा यहाँ पे सर? J2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू J1। यस, समझ में आ गया? सिंपल रिलेशन बस अपन निकाल रहे, एरिया चेक करो, करंट तो दोनों में सेम होगा, एरिया चेक करो, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे करंट डेंसिटी कम होगा, जहां पे एरिया छोटा होगा वहां से धड़ 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 करंट निकलने जाएगा तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। हाँ सर, समझ में आ गई बात। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे रिलेट करें सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। हाँ सर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 2 के केस में ज्यादा होगी। ठीक है, 2 के केस में ज्यादा होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिलेट कर सकते हैं? सिंपल, आप लाइन से भी सोच सकते हो सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास पास आ जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास पास आ जाएंगे। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज कर ले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई बाय एम ई टाउ। ज्यादातर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, तो जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। हाँ सर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये वाला आ गया कि E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। या फिर आप फील्ड लाइंस देख सकते हो, सर ये तो बहुत स्पेस्ड है, इसमें डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पे ज्यादा होगी। हाँ, तो ये वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता ही है भाई, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता ही है। हाँ सर, सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर, ये बात काफी इजी है। यस, तो मैंने यहां से क्या निकाला, कंसेप्ट क्या निकाला सर? J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। हाँ सर, वो तो हमने पहले निकाल दिया था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ठीक है, ओके सर जी। और जितना ये तो भाई हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया, लिख दो यहाँ पे भाई, ऑलरेडी डन है कि करंट जितना अंदर आएगा, इन करंट इज इक्वल्स टू आउट करंट। ओके सर, समझ में आ गई बात? यस, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां से आपके मल्टीपल सवाल आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हुए। ठीक है, आई होप कवर हो चुका है सारा। यस यस, ओके, बढ़ते हैं भाई साहब आगे। यस, हाँ, आगे ये वाला भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट पेज होने वाला है, यहां पे भी बोलूंगा ध्यान से एक एक चीज को फॉलो करते जाना, यहाँ पे भी ज्यादा फॉर्मूले है। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक नई टर्म डिफाइंड होती है सर, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देख रहे थे कि वो प्रोपोर्शनल है, तो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे फिर वो अपन वैसे चेक कर रहे हैं। तो मोबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये भी आपके पास क्या है भाई? एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ये भी क्या है भाई सब? एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, समझ में आ चुकी है बात। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल होगा सर, VD बाई E होगा। ओके भाई साहब, फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। यस सर, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या ये मतलब मोबिलिटी जो है किस किस पे डिपेंड करता है? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में आ रहा है। नहीं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने बताया था C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो आप कह रहे थे सर वो डिपेंड करेगा, लेकिन वो दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा था, चार्ज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता और E पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंसाने के चक्कर में आप लोग दूसरों को, आपके दोस्तों को फंसा सकते हो कि भाई मोबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, VD बाय E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड,
वो उसको पूछो वो किस पे डिपेंड करता है, वो कहेगा सर वीडी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं, वैसा नहीं होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वीडी एंड ई, दोनों पे यू आपका क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है, दिमाग में रहेगा। यस सर, इंपॉर्टेंट भी है। यस, तो सर वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वीडी को लिख सकते हो खोल के, यस सर, ई बाय एम इंटू टाउ लिख सकते हैं। यस, ई से ई कट गया, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई टाउ बाय एम। यस, ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा। हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ई क्या है सर, ई आपके पास तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमारे पास, टाउ है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। मास का मतलब क्या, अगर मोटा पार्टिकल है तो कम मोबाइल होगा, कम मोबाइल होगा, स्लो स्लो जाएगा। मोबिलिटी तो है भाई, जो जल्दी जो छोटा होगा वो, जो इसका मास कम होगा, जल्दी मोबिलिटी के साथ चलेगा। फील भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पे पॉइंट ऐड किया हुआ ताकि आप फील कर पाओ। यस सर, हमने सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर जो है वो पूरा पढ़ लिया है, इसलिए हम ये रिलेट कर पा सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ होल जो आपके पास होती है वो भाई आपके इलेक्ट्रॉन से कम होती है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स आपकी क्या है, चुन्नू मुन्नू से पार्टिकल से जल्दी उनकी मोबिलिटी होगी, वेयरएज होल्स का इफेक्टिव मास ज्यादा होता है, इसलिए उनकी मोबिलिटी कम होगी। यस सर, सेमीकंडक्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, ये तो हमें मालूम ही था। ओके भाई, मालूम था, अच्छी बात है। ओके सर, ठीक है। उसके बाद आपके पास मोबिलिटी कवर हो गया, तो बेसिक बेसिक टर्म्स कवर हो जाते हैं। करंट कवर कर दिया, करंट डेंसिटी कवर कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कवर कर दिया, मोबिलिटी कवर कर दिया। अभी क्या, अभी बेसिक बात पे आएंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो आपको पढ़ना था, यस सर, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं हम सर। V इज इक्वल्स टू I ओम्स लॉ होता है। हाँ सर, वो ओम्स लॉ ही आपका वैलिड होता है ओमिक डिवाइसेस के लिए। ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं सर, ओम्स लॉ जिनमें हमेशा चलता है। ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कह सकते हो, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह सकते हो। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो जो स्ट्रेट लाइन वाले करेंगे वो ओमिक डिवाइसेस होंगे। हाँ सर, ओमिक डिवाइसेस होंगे, तो वैलिड फॉर ओमिक डिवाइसेस। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, यस। When temperature and pressure are constant, इसकी डेफिनेशन होती है when temperature and pressure, मतलब जो कंडीशंस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो क्या होता है, the current flowing is directly proportional to the potential difference applied। मतलब जो करंट फ्लो करता है, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये तो लॉजिक है। हाँ, वही ओम्स ने कहा कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जितनी तगड़ी बैटरी लगाओगे उतना तगड़ा करंट फ्लो करेगा। हाँ सर, ये तो काफी सिंपल है। यस, तो हम क्या कहेंगे, द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। यस सर, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाता है इसको देख के कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे I R आपके पास आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। सर R आपका कुछ कांस्टेंट होगा। यस, R आपका क्या, R आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। R क्या करता है, एक मटेरियल की मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक मैंने कंडक्टिंग स्लैब ले लिया, तो सारा ही थोड़ी वो ऑफर करेगा, पूरा ही थोड़ी वो करंट जाएगा जो जितना मैंने सोचा होगा। नहीं, द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। रेजिस्टेंस, जैसे आप कह रहे हो ये रेजिस्टेंट बैंड होता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब वो दिक्कत थोड़ा देता है। तो रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को अपोज करता है वो। ठीक है, समझ में आ गई बात सर। रेजिस्टेंस क्यों होगा भाई, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उन्हें कौन अपोज कर रहा है सर, वो अपने प्रोटॉन्स, वो वाली चीजें, उनके साथ कोलिजन वगैरह हो रहा है, तो उसके वजह से ऑपोज हो रहा है। हाँ सर, तो रेजिस्टेंस क्या कह सकता हूं मैं, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को ही मैं क्या कह सकता हूं सर, रेजिस्टेंस कह सकता हूं। बात क्लियर है। हाँ सर, रेजिस्टेंस क्या होती है सर, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। सर ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है आपने, मटेरियल क्यों नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट मतलब भाई उसका लेंथ, एरिया, वो भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टिविटी, मतलब वो बस मटेरियल पे डिपेंड करेगी। कॉपर है, हाँ उसकी रेजिस्टिविटी इतनी, एल्यूमिनियम है उसकी रेजिस्टिविटी इतनी। लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मतलब डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस आल्सो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, डायमेंशंस आल्सो। रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब डायमेंशंस भी वहां पे इंक्लूड करने चाहिए। लेंथ आपके पास आ गया, एरिया आपके पास आ गया, तो वो आपको लेना जरूरी है। ठीक है, बात सबको समझ में आई। हाँ सर, तो R will be directly proportional to the L। Yes sir, R will be directly proportional to the L।
ठीक है। यस, जितना ज्यादा लेंथ होगा, देखो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को भाई जाने में दिक्कत होगी। हाँ सर, तो आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस सर, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा एरिया है, जितना बड़ा एरिया उतना इलेक्ट्रॉन खा से भी जा सकता है सर। यस, कहां से भी जा सकता है, जितना छोटा एरिया होगा उसे उतने ही रीजन से जाना पड़ेगा, तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसकी वजह से अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रो। क्या आपको समझ में आया, पहली बार आपको समझ में आया कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब ऐसे होगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब ऐसे था सर। यस, तो पता चल गया। यस सर, रो आपके पास क्या होता है सर, रो आपके पास क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपके पास होता है, मतलब प्रॉपर्टी जो मटेरियल बोल रहा है कि मटेरियल रेजिस्ट इतना कर सकता है। मटेरियल जो है, जैसे कॉपर लगाए तो वो इतना रेजिस्ट कर सकता है, ऐसे, ठीक है। तो मटेरियल क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ब्रेथ कितना भी ले लो, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। यस सर, ये तो बेसिक सी बात है भाई, बोर्ड्स में सवाल पूछा हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस को मैं, मतलब अगर मैं लेंथ को 4 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो मटेरियल अंदर जो भरा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस होती है। सही बात है भाई, सही बात है। ओके सर, समझ में आ गई बात। तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गया सर। रेजिस्टिविटी को तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। हाँ, दोनों सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपन इतना अच्छे से यूज नहीं करते, इसलिए रेजिस्टिविटी यूज करना होगा, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गई बात। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्या सर बस मटेरियल पे डिपेंड करती है, नहीं, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। ओके सर, तो रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर आल्सो। तो वाइवा वगैरह में पूछते हैं वो कि बस क्या मटेरियल पे डिपेंड करती है, नहीं, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। यस, बात क्लियर है। यस सर, बात काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है। ओके, उसके बाद क्या होता है सर, ये कैसे डिपेंड करेगी, यहाँ पे आ जाना जरा, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आ जाना। रेजिस्टिविटी को सर आपने ये क्या लिखा है, एम, तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद करना होता है। रेजिस्टिविटी का याद कर लो, बाकियों का ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ठीक है। ये याद करो सर, m बाय एनी स्क्वायर टाउ, m बाय एनी स्क्वायर टाउ। यस, याद हो गया। तो ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। यस, तो सर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हाँ सर बताइए जरा। तो मास तो भाई इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा। यस, बताइए वैल्यू क्या होती है सर, 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs कांस्टेंट। ये आपके पास क्या होगा सर, कांस्टेंट रहेगा 1.6 into 10 to the power minus 19। यस सर, कांस्टेंट। एन आपके क्या होगा सर, मटेरियल की प्रॉपर्टी थी एन, बताया हुआ है अभी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है नंबर डेंसिटी। हाँ सर। टाउ आपका क्या होता है सर, वो बताऊंगा क्या डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो पी आपका किसके प्रोपोर्शनल है सर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन इनटू टाउ। हाँ सर। अभी दो केसेस आते हैं, पहले होता है कंडक्टर्स का केस। कंडक्टर्स के केस में ऊपर जो येलो में देखा है वो मत देखो, नीचे वाला देखो, ठीक है। फॉर कंडक्टर्स क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं कंडक्टर्स में पहले ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ सर, पहले ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ऐड होंगे, नहीं सर, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही रहेंगे। तो एन उसका कांस्टेंट होगा, एन उसका कांस्टेंट होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एन विल बी कांस्टेंट। हाँ सर, एन विल बी कांस्टेंट, ठीक है सर। टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो एन आपके पास कांस्टेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो जो आपके पास वाइब्रेशंस होगा, आपके पास प्रोटॉन्स वगैरह का क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशंस होगा। वाइब्रेशंस की वजह से जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, मतलब कम टाइम में कोलिजन होगा। यस सर। तो आपका एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स रिड्यूस हो जाएगा। यस सर। चल, ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स भी आपके हाई स्पीड में कोलिजन होगा, जल्दी कोलिजन होगा, तो टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा। हाँ सर। तो आपका टाउ डिक्रीज हो जाएगा। यस सर, समझ में आ गया। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, टाउ पे सर एक असर पड़ता है, टाउ डिक्रीज होता है। टाउ डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा सर, टाउ डिक्रीज है, एन कांस्टेंट है, तो आपका रो क्या हो जाएगा सर, रो विल इंक्रीज, ठीक है। रो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर, रो हमारे पास इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जा रही है। रेजिस्टिविटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। हाँ सर, यहां तक सबको समझ में आया कंडक्टर्स की बात। यस सर, कंडक्टर्स की बात सिंपल है। इंसुलेटर्स पे ना जाते हुए पहले अपन सेमीकंडक्टर्स का देखते हैं, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो एन को क्या होगा सर, टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाते हो वैसे आपका होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो जाता है। होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन आपके पास कंडक्शन बैंड में चला गया, तो आपको क्या देखने को मिलता है, नंबर ऑफ, वहां पे नंबर डेंसिटी बढ़ रही। क्या हो रहा है देखना, यहाँ पे टेम्परेचर जैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
वैसे होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो गया, नंबर डेंसिटी आपकी बढ़ गई। हाँ सर नंबर डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया ना, यस सर। तो नंबर डेंसिटी बढ़ गई, ओके सर नंबर डेंसिटी बढ़ गई, यस। उसके बाद क्या होगा सर, टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा, टाउ तो सर डिक्रीज होगा। तो बच्चे क्या कहेंगे सर एन बढ़ रहा है टाउ डिक्रीज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। नहीं, अगर मैं बोल दूं कि एन बहुत बढ़ रहा है टाउ थोड़ा ही कम हो रहा है, तो क्या होगा सर, मतलब एन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, यस। इस केस में एन डोमिनेट करता है, एन इंटू टाउ ओवरऑल बढ़ता है। एन ने क्या बोला, मैं बढ़ रहा हूं, टाउ ऑपोज कर रहा था, एन इतना बड़ा था टाउ इतना छोटा था, दोनों अभी दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट देखा तो भाई ऊपर ही बढ़ रही है, यस। समझ में आ गई बात, यस सर काफी अच्छे से समझ में आ गई। तो एन इंटू टाउ बढ़ रहा है तो रो क्या होगा सर, रो घटेगा, अभी बोलेगा रो रोने लग जाएगा, रो घट जाएगा इस केस में, ठीक है। तो जैसे सेमीकंडक्टर्स में देखते हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रो डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो डोमिनेट क्या इफेक्ट कर रहा है, नंबर डेंसिटी वाला इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। टाउ तो डिक्रीज होता ही था, कंडक्टर्स देखो सेमीकंडक्टर्स देखो, टाउ डिक्रीज होता ही है क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण टाउ डिक्रीज होता है, लेकिन नंबर डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, इसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट आपके पास इनका बढ़ता है, इसकी वजह से रो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यस सर, ये वाली बात क्लियर हो गई, सेमीकंडक्टर्स की क्लियर हो गई। सर रो अगर बढ़ रहा है और लेंथ और एरिया अपन कांस्टेंट रख रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर, क्योंकि उनका रो इंक्रीज कर रहा है, इनकी वजह से उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, यस। इसकी बात करूंगा सेमीकंडक्टर्स का तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा। हाँ सर, ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके सर। सर ये आपने क्या लिखा है, अल्फा अल्फा, एक बार बताता हूं, पी देखना है यहाँ पे, P एट अ टेम्परेचर T, मतलब रो आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो नॉट आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रॉपरली मेंशन्ड है, देख सकता है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, यस, ठीक है। समझ में आ गई बात, यस सर। तो ये क्या है, होता है रो एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू रो एट 0 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, 0 और T के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, यस। तो उसी सेम कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में ऐसे आ जाता है रेजिस्टेंस का भी, ऐसे आ जाता है रेजिस्टेंस का भी। हाँ सर, तो अल्फा अगर मेरा ये अल्फा मेरा पॉजिटिव रहा तो मेरा रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, इनिशियल वैल्यू से बढ़ेगा क्योंकि ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो अल्फा पॉजिटिव किसका हो रहा है, अल्फा किसका पॉजिटिव होता है, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर द कंडक्टर्स, क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। हाँ सर, तो सेमीकंडक्टर्स का क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्म होगा, तो ये रो जो आपके पास T है वो आपका कम होना चाहिए, यस। तो अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एंड आल्सो द रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। हाँ सर, तो ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आए, यस सर, यस। ये फॉर्मूला आपको लगाना आप एनसीईआरटी एग्जांपल से देख सकते हो कि भाई अगर T1 और T2 टेम्परेचर में मुझे रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं सर, T1 डेल्टा T को क्या सर T1 माइनस T2 लिख सकते हैं सीधा, और यहाँ पे R2 और यहाँ पे R1 नहीं, आपको बेसिक पहले क्या करना पड़ेगा, 2 बार इक्वेशंस लगानी पड़ेगी, एक बार 0 से लेकर T1 तक, एक बार 0 से लेकर T2 तक, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये आप एनसीईआरटी से एक बार विजिट कर सकते हो ये वाला पॉइंट, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज मैंने आपको समझा दिए यहाँ पे, लेकिन अगर आपको डाउट है तो एनसीईआरटी एक बार इसकी विजिट करना, ठीक है, कैसे सॉल्व किया हुआ, ठीक है। ओके सर जी, समझ में आ गया। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट पेज था आपका, पूरा इंपॉर्टेंट पेज ये यहाँ पे था, ठीक है। बात क्लियर है, हाँ सर, बात काफी अच्छे से समझ में आ गई है, ओके, ठीक है, ओके। ये आपके पास आ जाएगा, यस सर। ये आपके पास क्या है, देखो रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, हाँ सर, आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए था, यस सर। तो लेंथ आप क्या लोगे, ये आपको पूछा जाता है, ज्यादा कंपटीशन में इसके सवाल होते हैं, लेकिन इसको सीबीएसई में भी लाया जा सकता है कि लेंथ आप कैसे लोगे। सर लेंथ हम लेंगे जिसमें करंट जा रहा है, ठीक है। तो लेंथ विल बी, लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ क्या लोगे आप, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। लेंथ क्या लोगे आप, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लोगे। एरिया आप क्या लोगे, एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट डेंसिटी में याद करो एरिया परपेंडिकुलर लेना पड़ रहा था, क्योंकि कॉस वहां पे क्या होना, क्योंकि अपना परपेंडिकुलर लेना पड़ रहा था, ठीक है। एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू फ्लो, ठीक है। एरिया आपको क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि भाई ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, इससे छेद के ही तो पूरा करंट जाएगा, इससे छेद के ही तो पूरा करंट जाएगा। तो आप क्या लोगे, लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में कितना लेंथ वो चल रहा है वो लोगे।
और परपेंडिकुलर लोगे, एरिया क्या लोगे, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट लोगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन पे सीधा अपन हमला कर रहे हैं इस केस में, ठीक है सर। ओके, अभी आर आपके पास क्या होगा, आर आपके पास क्या होगा सर, ये आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, रो की बस मैंने वैल्यू पुट की है, रो की वैल्यू याद हो गई, m बाय एनी स्क्वायर टाउ याद हो गई सर, वो बस मैंने यहाँ पे पुट की है। यस सर, पुट कर दिया आपने, सिंपल आपने यहाँ पे पुट कर दिया। सर आप इसका पुट करने का रीजन क्या है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, वोल्टेज निकालूंगा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये मेरा आ गया, ये वाला आ गया, तो इसे क्या कहा जाता है, ये अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं ना भाई चीजों को, करंट डेंसिटी की टर्म्स में देख रहे हैं, मतलब सॉरी चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में देख रहे हैं, नंबर डेंसिटी के टर्म्स में, चार्ज पे देख रहे हैं, टाउ पे देख रहे हैं, तो इससे क्या कहा जाता है, वोल्टेज को जब भी आप ऐसे लिखोगे MIL बटा एनी स्क्वायर टाउ ए, अगर आप ऐसे लिखोगे तो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोप मतलब अंदर चीजों में जाके अपन पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है भाई, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। यस, तो अगर उसने पूछ लिया माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ क्या होता है, सर ने बताया था रो का निकालेंगे, रो का डिराइव भी कर सकते हो, एक बार डेरिवेशन देख सकते हो, बुक से आ सकता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ को डिराइव करो तो डेरिवेशन देख सकते हो, या फिर माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन पूछ लेगा तो MIL बटा एनी स्क्वायर टाउ ए हो गया, सिंपल सी बात है। यस सर, ओके, तो ये आपके पास हो गया माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। नॉर्मल ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू आर, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ क्या है, MIL बाय एनी स्क्वायर टाउ ए। यस, उसके बाद दूसरा आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर वेक्टर क्या थी सर, करंट का वेक्टर क्या था सर, उसका डेंसिटी था, करंट डेंसिटी, J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर। सर E क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस, सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा इज कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी, मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल की कंडक्ट कर देने की क्षमता। रेजिस्टिविटी का बिल्कुल ऑपोजिट, रेजिस्टिविटी क्या कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था, ये क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा इसे कहा जाता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो आपके पास होता है। तो रो का फॉर्मूला क्या था, रो का फॉर्मूला क्या था, एनी स्क्वायर टाउ, यहाँ पे अभी ऊपर आ गया, पहले वो नीचे था, तो रो का फॉर्मूला क्या था, m बाय एनी स्क्वायर टाउ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा का, दैट विल बी एनी स्क्वायर टाउ बाय m। यस, फॉर्मूला समझ में आ गया, ओके सर जी, फॉर्मूला काफी अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। अगर आपको कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ पूछ ले, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी का ही उल्टा कर दो। कंडक्टर्स में क्या हो रहा था, रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी, कंडक्टिविटी अभी क्या होगी, कम होगी। सेमीकंडक्टर्स में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो एनी स्क्वायर टाउ बाय m आपके पास आ जाएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो जे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो जे। अगर आपको पूरे कंडक्टर जो आपके पास रखा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी तो आप क्या यूज कर सकते हो, रो इंटू जे यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, क्योंकि भाई अगर जिस बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी और वो आपको पूछे कैसे कैसे निकालोगे, तो भाई वहां पे बच्चे जनरली कंफ्यूज हो सकते हैं। बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेस्ट टूल है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो जे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, बात समझ में आ गई ये वाली? यस सर, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सब जगह पे स्टार मार्क किया हुआ है, ज्यादा फॉर्मूलेज है, बस एक बार रिवाइज करके जाना। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या होता है सर, रेजिस्टेंस के केसेस होते हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, वायर को कट कर रहा हूं, ये सपोज वायर है, कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेंथ आपकी छोटी हो जाएगी, एरिया उतना ही था, एरिया उतना ही रह जाएगा। यस सर, एरिया कांस्टेंट होगा तो R will be directly proportional to R will be directly proportional to the length। हाँ सर, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, दूसरे केस में मैंने वायर को स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, ताकत से मैं इसे खींच दूंगा। यस, ओवरऑल वॉल्यूम क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं तो एरिया भी आपकी कम हो जाएगी। हाँ सर, एरिया कम हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह से R is directly proportional to L square, R is directly proportional to L square। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायर स्ट्रेच कर ली, R is directly proportional to L square। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। अगर आपका L कांस्टेंट रखा है और एरिया पे पूछा गया तो L कांस्टेंट रखी, उसने एरिया पे पूछा गया तो R is inversely proportional to एरिया। यस, एरिया क्रॉस सेक्शन का अगर मैं एरिया को यूज करता हूं, एरिया को अगर मैं यूज करता हूं पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, पाई आर स्क्वायर अगर मैं यूज करता हूं तो R is inversely proportional to R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। यस सर। अगर मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के टर्म्स में नीचे स्क्वायर का टर्म आएगा, इस बार एरिया पे स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, तो ए स्क्वायर
पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और r की पावर 4 पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सारे जो आपके इंपॉर्टेंट रिलेशंस है वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। रेजिस्टेंस के सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपके यहाँ पे समझ में आते हैं, ठीक है। ओके, देख लो। उसके बाद अपन एनसीईआरटी के ग्राफ थोड़े डिस्कस करेंगे। आई होप वो विजिबल है, विजिबल है, हाँ विजिबल है। ब्राइटनेस कम करने की एज सच जरूरत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी खोल के भी इन्हें देख सकते हो, ठीक है। ये वाला ग्राफ क्या भाई, डायोड का आपके पास है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपने सेमीकंडक्टर्स में देखा है, सेम ग्राफ है भाई। यहाँ पे आपका ये आपका आ जाएगा, ये टूट जाएगा, ब्रेकडाउन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास ये हो जाएंगे। ये क्या है भाई, नॉन ओमिक के, सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्केल्स, एक बार देख लो इनके, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, जी गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड भी आपका एक सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उस केस में भी आपके पास क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड में उसमें करंट और वोल्टेज का दिया हुआ है। तो ये सारा जो अपन मिली एम्पियर में, देखो ये मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो इसका भी आप देख सकते हो। यहां से आपको रीजन्स पूछे जा सकते हैं। कैसे रीजन सर, यहाँ पे देखो ए अगर मैंने मार्क कर दिया, ये ए है, ये अगर मैंने मार्क कर दिया बी है, ये अगर मैंने मार्क कर दिया सी है, तो आपको रीजन्स पूछे जा सकते हैं। ए से बी कौन सी रीजन होगी, नॉन लीनियर रीजन होगी। यहाँ पे लीनियर हुआ, ये नॉन लीनियर था, ये डिप आ गया यहाँ पे, तो बी और सी क्या हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो ये सवाल अच्छे से देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है गैलियम आर्सेनाइड से, ठीक है। ये ए बी वाला क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर रीजन, और बीसी वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन हो जाएगा, राइट। यस, सबको समझ में आती है बात। यस, नीचे का देख लो, रेजिस्टिविटी एज कॉपर फंक्शन। देखो रेजिस्टिविटी का कॉपर के साथ फंक्शन आ गया, तो ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे विद टाइम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो विद टाइम बढ़ रहा है, तो ये किसके लिए होगा भाई, कॉपर के लिए। ये किसके लिए था, कॉपर के लिए था, सीयू के लिए था। तो ये एज इट इज, देखो एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है एज इट इज, ये आपका जेई में पूछा गया है। जेई में आपका आज सवाल है, कहां से आया था सर, एनसीईआरटी से आया था कि ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। यस, उसके बाद ये किसके लिए लिया है भाई, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो अपन यूज करते हैं ना, नाइक्रोम वायर्स आपके यूज होते हैं, अवंस में यूज होता है शायद से। इनमें क्या होता है भाई, टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं हो रही, तो कांस्टेंट रहते हैं, वैसे मैग्नेलिन वगैरह, वो आपके पास कुछ सब्सटेंसेस दिए होते हैं, उनकी क्या होती है सर, उनका रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, नाइक्रोम का यहाँ पे ऐसा ग्राफ होता है, आप देख सकते हो भाई। पूछ सकता है नाइक्रोम का ग्राफ कैसे होगा, सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, कौन सा भाई, टिपिकल सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, उसका क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी क्या होगी, एज टेम्परेचर आप बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। तो तीनों ग्राफ भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे देखे ही जाने पड़ेंगे तीनों ग्राफ्स। समझाने की मैंने कोशिश की है, शेयर कॉन्सेप्ट से ये आपके ग्राफ डिराइव होते हैं, समझाने की मैंने यहाँ पे क्या की है, कोशिश की है, ठीक है, राइट है। यस, ठीक है, ओके। अभी भाई अपन बढ़ जाते हैं इजी पार्ट की तरफ। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपका हो चुका है, अभी इजी पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन कर चुके हैं। सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2, यस सर। पैरेलल में क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। खत्म हो गया सर टॉपिक 2 सेकंड में। लेकिन बता देता हूं क्या होता है भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस एंड टू एंड लगाते हो, हाँ सर रेजिस्टेंस एंड टू एंड लगाएंगे। ये आपका वोल्टेज V की बैटरी दी हुई है। करंट क्या होगा सर, सब में करंट सेम होगा। यस सर, जितना करंट जाएगा उतना करंट आएगा। यस, तो करंट सब में सेम होगा, ऐसे याद रखो। ये ऐसे याद रखो कि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। ऐसे याद रखो, करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग होता है। वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा सर, इस पे ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, प्लस करके आ जाएगा। हाँ सर, वोल्टेज को क्या लिख सकता हूं, IR लिख सकता हूं। I इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। डेरिवेशन भी भाई बिल्कुल छोटा मोटा डेरिवेशन यार। डेरिवेशन भी इसका अगर पूछ लिया तो भाई आपके 4 चांद लग जाएंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। हाँ सर, काफी ज्यादा सिंपल रेजिस्टर डेरिवेशन है कि भाई इक्विवेलेंट देख लो, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 पुट कर दीजिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ज्यादा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। सीरीज में लगा जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। हाँ सर, बात क्लियर है। उसके बाद क्या देखेंगे भाई, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर, करंट तो सब में सेम है। हाँ सर, करंट तो सब में सेम है, तो वोल्टेज कैसे बढ़ेगा। वोल्टेज V इज इक्वल्स टू IR, तो वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। हाँ सर, क्लियर है बात। यस, ये याद रखो।
ये तुमने मुझे पता नहीं था, सीधा फॉर्मूला बताया था। हाँ सर, ये याद रखेंगे, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस सीरीज में। यस, समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज सब जगह पे सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज विल बी सेम इन ऑल। वोल्टेज सेम होता है किसमें, पैरेलल। करंट किसमें सेम होता है, सीरीज में सेम होता है। हाँ सर, इसमें क्या करना पड़ेगा सर, करंट को प्लस करना पड़ेगा, I1 यहाँ पे आ जाएगा, I1 I2 करंट प्लस करके डेरिवेशन कर लो इसका, V by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V by R1 प्लस V by R2, ये पुट कर सकते हो। हाँ सर, तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 आपके पास आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसकी इसमें कम हो जाता है, सबसे कम वाले से भी आपका कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है पैरेलल के केस में। ठीक है, उसमें वोल्टेज तो सेम है, करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो करंट डिवाइडर क्या कहता है सर, करंट डिवाइडर तो सिंपल होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे कम करंट होगा क्योंकि रेजिस्ट कर रहा है। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये भी आप याद रखोगे। आपने बाकी फॉर्मूलास बता दिए, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर अब बताना अगर भूल गए होगे तो आप यहाँ पे इसे याद रख सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हो गया, सिंपल सी बात थी सर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अपना कवर हो चुका है। हाँ सर, ओके, यस, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं बैटरीज के ऊपर। बैटरी आपके पास क्या है, बैटरी के बारे में बात करेंगे। सपोज में बैटरी जो आपके पास सेल है वो मैं लेके आया, उसके ऊपर लिखा है 1.5 वोल्ट। तो अगर मैंने वो सेल मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो उसमें ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है, इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के बीच की वोल्टेज को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब मैंने अगर लगा दिया पूरा इसका कनेक्शन, अगर मैंने कर दिया ऐसा, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर बैटरी मेरी यूज में नहीं है तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बैटरी दी हुई है E और R वाली। R यहाँ पे छोटा R क्या है सर, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, लिख दूं क्या यहाँ पे, स्मॉल r is the internal resistance, internal resistance, small r is the internal resistance। ठीक है, कंफ्यूज ना आप होइए इसलिए स्मॉल r is the internal resistance। ठीक है, यहाँ पे क्या है, I is equals to 0 है, बैटरी इज नॉट इन यूज, तो EMF आपका क्या हो जाएगा, इजी विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो EMF की आप डेफिनेशन ही वो बनाते हो, द ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द बैटरी इज नॉट इन यूज। ठीक है, तो बैटरी अगर नॉट इन यूज है तो इससे ड्रॉप होगा क्या, कुछ पोटेंशियल नहीं सर, जीरो होगा इस केस में। और आपके पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू E, विल बी इक्वल टू द EMF। ठीक है, समझ में आ गई बात, यस सर, ये वाली बात समझ में आती है, यस। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक S स्टार कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं छोटी डंडी से अगर मैं बड़ी डंडी की तरफ जा रहा हूं तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और बड़ी डंडी से अगर मैं छोटी डंडी की तरफ जा रहा हूं तो मेरा ईएमएफ वहां से घट जाएगा, ई मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप मेरा कितना हो जाएगा, माइनस IR हो जाएगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा माइनस IR हो जाएगा, क्योंकि ये आपका काम किसमें होगा सर, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल में आपके पास काम आएगा कि भाई आपको एक लूप लेना पड़ सकता है। आपको एक लूप लेना पड़ता है तो आप लूप में देखोगे, कौन सा भी लूप ले सकते हो आप, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो। आपको देखना क्या होता है कि भाई अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरा करंट और मेरी डायरेक्शन सेम है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस IR आ जाएगा। हाँ सर, आपका माइनस IR आ जाएगा इस केस में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, छोटी टर्मिनल से मैं बड़ी टर्मिनल पे जा रहा हूं, छोटी टर्मिनल से मैं बड़ी टर्मिनल पे जा रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस E हो जाएगा। यस, तो अगर आपको लिखना होगा इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप कैसे लिखोगे, VA माइनस VR, VA माइनस VR, उस तरफ गए प्लस E बराबर VB। तो आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, VA माइनस VB कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे अप्लाई करना है, यस सर, हमें समझ में आ चुका है। इसके सवालों के लिए आप सवाल देखना एनसीईआरटी के। ठीक है, ओके सर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में क्या होता है, डिस्चार्ज मतलब यहां से करंट निकल रहा है, बैटरी से करंट निकल रहा है। यहाँ पे देखो, इस बैटरी से करंट निकलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है मतलब किसी को तो कुछ तो करंट दे रहा होगा। हाँ सर, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है सर, आपने किया हुआ है, ये माइनस IR होगा, ये E होगा, तो E इज इक्वल्स टू E माइनस IR, तो आपके पास आ जाएगा। अभी प्रूफ करके बताए। हाँ सर, तो VT बराबर E माइनस IR आपके पास इस केस में आता है, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो डिस्चार्जिंग के केस में माइनस का टर्म आता है, वही चार्जिंग के केस में पॉजिटिव टर्म आ जाएगा।
यस, चार्जिंग के केस में किसका टर्म आ जाएगा, पॉजिटिव का टर्म आ जाएगा। यस, वो भी बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। इसका ग्राफ पूछेंगे, इसका ग्राफ टर्मिनल का इंटरनल के साथ बना लो, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, ऐसा नीचे हुए जाता हुआ नजर आएगा। तो ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से सवाल पूछना एक ट्रेंड बन चुका है अभी, वो सवाल पूछता है, इसलिए इसे स्लाइड को हल्के में मत लेना, सवाल इससे आता है। चार्जिंग में क्या होगा, v टर्मिनल इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर हो जाएगा, r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बैटरी का जनरली देखोगे आइडियल बैटरी होगी तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, लेकिन जनरली नॉर्मल बैटरी में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है सर, ओके। उस केस में चार्जिंग क्या होगा सर, करंट बैटरी की तरफ आ रहा है, देखो आइडेंटिफाई करना सिंपल है, करंट बैटरी पे आ रहा है, यहाँ पे करंट बैटरी से निकल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ बैटरी। चार्जिंग ऑफ बैटरी में आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, प्लस में आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज विल बी E प्लस आई आर आपके पास आ जाएगा। ग्राफ क्या होगा सर, y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाला ऊपर जाता हुआ ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। सर ये आपने किया कैसे, ये आपने किया कैसे, यहाँ पे देखो बताता हूँ लूप लॉ कैसे लगाता है। ये देखो इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया, सपोज इस डायरेक्शन में चलते हैं यार, आज इस डायरेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे क्या करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, प्लस आई आर करूंगा। हाँ, उसमें मैंने क्या किया था, करंट मेरे ही डायरेक्शन में था इसलिए मैंने माइनस आई आर किया था। हाँ सर, करंट आपके अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपने प्लस आई आर किया। हाँ सर, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे जाऊंगा, प्लस ई आ जाएगा। हाँ सर, तो ई प्लस आई आर आ गया। हाँ सर, ई प्लस आई आर आ गया। समझ में आई ये कैसे लगाना होता है, समझ में आ गया कैसे लगाना होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर करंट मिल जाए रजिस्टर के ऊपर तो माइनस आई आर कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाए प्लस आई आर कर दो। अगर आप छोटे डंडी से बड़ी डंडी की तरफ गए तो प्लस ई कर दो, बड़ी डंडी से छोटी डंडी की तरफ आ गए तो माइनस ई कर दो। हाँ सर, समझ में आ गया है। यस, पूरा कवर हो चुका है भाई, एस स्टार के साथ साथ बाकी चीजें भी कवर हो गए बैटरी के। यस, तो बैटरी वाला इंपॉर्टेंट आपके पास होता है, बैटरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके सर जी, ओके। उसके बाद आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का टॉपिक बचा हुआ है, बाकी आगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल की अगर मैं बात करता हूं, सेल की अगर मुझे कॉम्बिनेशन करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं उसे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल का अगर मुझे कॉम्बिनेशन करना होगा तो कैसे करूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सेल्स मैंने सीरीज में लगा दिए तो क्या हो जाएगा, E विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3। यस सर, ये नेट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3, क्योंकि ये बोल रहा है भाई हायर पोटेंशियल इधर होगा, ये बोल रहा है हायर पोटेंशियल इधर होगा, ये बोल रहा है हायर पोटेंशियल इधर होगा, तो सभी बोल रहे हैं हायर पोटेंशियल इधर होगा, तो E नेट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3, सबकी बात मानी जाएगी। हाँ सर, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में बोल रहे हैं। यस सर, अगर इसके ही मैंने n सेल्स ले लिए तो अगर n मेरे पास इक्वल सेल्स है जिनकी E है तो E नेट क्या हो जाएगी, Ne। E क्या हो जाएगी, Ne। तो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3, अगर n E वाले ऐसे लगे हुए तो Ne हो जाएगा। यस, समझ में आ गई बात, ठीक है। रेजिस्टेंस का तो बता चुका हूं यार, रेजिस्टेंस का आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और आपके पास यहाँ पे n है तो NR आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला केस। हाँ सर, ये वाला केस समझ में आ गया, नॉर्मल केस है जो पूछा जाता ये वाला। उसके बाद अगर मैं ये केस बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, ये अलग बैटरी ये इधर बोल रहा था, ये बोल रहा था इधर हायर, ये बोल रहा था इधर, ये क्या बोल रहा था इधर, ये क्या बोल रहा है इधर, तो भाई ये बीच में पंगा कर रहा है, E2 वाला बीच में पंगा कर रहा है, बाकी दोनों तो एक तरफ बोल रहे थे, E2 वाला पंगा कर रहा है, तो उसे माइनस कर दो, जो अलग इसमें आया उसे माइनस कर दो। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 प्लस E3 माइनस E2, अलग रेंज में आ गया भाई, अलग रेंज में आ गया तो माइनस होगा। हाँ सर, तो E नेट क्या आ जाएगा, E1 प्लस E3 माइनस E2 आपके पास आ जाएगा। सर रेजिस्टेंस में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, रेजिस्टेंस तो भाई ऐड ही होगा। यस, रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया ये वाला केस। ये आपका क्या बोल रहा है भाई, ऐसे अगर आप यहां से जंप करोगे हायर पोटेंशियल, यहां से अगर देखो ये अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्लस माइनस ऐसे अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। देखो ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा अगर आपको ऐसे देखने को मिलेगा तो, ठीक है। समझ में आ गई बात। यस, ये वाला उल्टा नहीं कर रखा ना, ये वाला दोनों डंडे आपको सिमिलर लग रहे होंगे, तो ये आपका बड़ा वाला डंडा है, यहाँ पे देखो छोटा ही बन गया था शायद से, ये देखो आपका
ये वाला आपका बड़ा वाला डंडा है, इसलिए E2 आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे बोल रहा है हायर पोटेंशियल, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, अगर आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखना है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के लिए ये आप याद रखो, प्लस माइनस आपको यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पे देखो, ये बड़ा ये छोटा है, ये छोटा छोटा दोनों एक साथ आ गए, मतलब ये अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ सर, माइनस हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो आपका क्या होता है, ऐड ही होता है। यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक बार देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा अच्छा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी बात है। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है कि ई नेट आपके पास क्या हो जाएगा, E1 by R1 प्लस E2 by R2 इंटू R इक्विवेलेंट। सर ये R इक्विवेलेंट क्या होगा, वही सीरीज जो पैरेलल में पढ़ा था, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। वो फॉर्मूला याद रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E1 by R1 प्लस E2 by R2 इंटू R इक्विवेलेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अगर n मैंने सेल्स ले लिया तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आता है। n अगर मैंने इक्वल E वाले सेल्स ले लिए तो यहाँ पे E नेट क्या हो जाएगा, E ही हो जाता है। इस केस में E नेट आपके पास क्या हो जाता है, E ही हो जाता है। यस, बात समझ में आई। R नेट कितना हो जाएगा, R by n हो जाएगा, R by n हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, ओके सर। अगर भाई यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया भाई, पॉजिटिव ये है, ये नेगेटिव है, तो ये आपका उल्टा हो गया, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी। E1 by R1 माइनस E2 by R2 इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट तो वही रहेगा, R इक्विवेलेंट तो वही रहेगा। तो रेजिस्टेंस कैसे भी लगाओ, रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें आपको क्या समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अच्छी बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छी बात है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ गया तो गड़बड़ी देखने को मिलेगी। हाँ, सबको समझ में आएगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आई होप सबको क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं सर, ठीक है, ओके, यस, ओके। ये आपके पास क्या आ गया भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल सा केस होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास क्या होगा, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब आपके पास क्या होता है, यहां से आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा R1। अगर ये कंडीशन क्या होती है, इसमें मुझे करंट नहीं बहना है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाना चाहिए, तो R1 by R3 इज इक्वल्स टू R2 by R1, ये कंडीशन होनी चाहिए। R1 by R3 इज इक्वल्स टू R2 by R4, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जो ऑपोजिट वाले हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कंडीशन, ये भी लिख सकते हो। डिवाइड वाली याद रखो, R1 जो सेम साइड वाले उनका डिवीजन उसके ऊपर, R1 by R3 इज इक्वल्स टू R2 by R4। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन आ जाएगी। गैल्वेनोमीटर के करंट अंदर क्या होगा, करंट कितना होगा, 0 होगा। गैल्वेनोमीटर के करंट अंदर कितना होगा, 0 होगा। हाँ सर, समझ में आ गई बात, यस सर। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, जिसके वजह से आप सर्किट एनालिसिस करते हो। इंपॉर्टेंट लाइंस आपके पास क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर मैं नेगेटिव में जाता हूं तो वोल्टेज डिक्रीज होता है। वोल्टेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है, वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो मेरा नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में पॉजिटिव जा रहा हूं तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ये देख लो, बताया हुआ पहले ही अप्लाई करके बता दिया ये वाला। हाँ सर, बता दिया, छोटे डंडे से बड़े डंडे में पॉजिटिव, बड़े से छोटे में नेगेटिव। यस, क्लियर है सबको। उसके बाद ये देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज माइनस IR, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज प्लस IR। आपके पास अगर यहाँ पे करंट है, देखना यहाँ पे दिया हुआ है, अगर यहाँ पे करंट है और यहां से ही मैं चल रहा हूं, यहाँ पे करंट है, यहां से ही मैं चल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा, माइनस IR हो जाएगा। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरी लूप है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, आपने बोला इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलता हूं, तो आपका क्या देखने को मिला, करंट आपकी तरफ आ रहा है और आप ऐसे चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव IR आपके पास हो जाएगा। ये भी मैंने बता दिया था कि भाई कैसे होगा। यस, ये भी बता दिया था कैसे होगा। हाँ सर, वो आप वहां पे एक्सप्लेन कर रहे थे, ये भी आपने बता दिया था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में वही होगी, बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या होती है, R1 by R3 इज इक्वल्स टू R2 by R4, या फिर I1, या फिर आप क्या लिख सकते हो, R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3। ठीक है, समझ में आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। यस सर, व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बिल्कुल समझ में आता है। तो इस x और y का जो आपके पास पोटेंशियल है, x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का नहीं होगा, 0 होगा। यस, समझ में आ गई बात। यस सर।
उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पावर। पावर के ऊपर क्या होता है, आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे, पावर के फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे। क्या सर? देखो पावर आपके पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी आई। हर एक डिवाइसेस का देखोगे, हर कौन से भी डिवाइसेस का पावर होगा V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू वी आई हो जाएगा। डीसी में बात कर रहे हो, डीसी में भी सही, एसी में भी अपन V को क्या रखेंगे, RMS रखेंगे, I को क्या रखेंगे, RMS रखेंगे। तो पावर इंपॉर्टेंट होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर लिख सकते हो, या फिर वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बस फॉर्मूलाज का खेल है, बस फॉर्मूलाज का खेल है, ठीक है। अगर मेरे पास एक बल्ब दिया होगा, अगर मेरे पास एक ऐसा बल्ब दिया होगा, यस, अगर मेरे पास ऐसे बल्ब दिया होगा, उसमें बल्ब पे क्या लिखा होता है सर, पावर रेटेड। ये आर क्या है, रेटेड पावर। आर क्या है, रेटेड पावर। वी क्या है भाई, आपके पास रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज है। हाँ सर, तो ये आर आपके पास क्या हो जाएगा सर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो आर विल बी वी आर, वी रेटेड का स्क्वायर बटा पावर रेटेड। ये देखो रेजिस्टेंस अगर आपको बल्ब का पूछेगा तो ये आ जाएगा, क्या करोगे, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय रेटेड पावर, वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सिंपल बल्ब क्या होता है, बल्ब अगर आपको दिया होगा, कंफ्यूज मत होना, वो आपका रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। उसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है, पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम का ये फॉर्मूला देखो, ये मैंने क्या किया है, पावर कंज्यूम्ड आपके पास क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड आपके पास क्या हो जाएगा, देखो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। आर की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, आर की वैल्यू मैंने बस ये पुट कर दी, तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा रिलेशन आपके पास बन जाएगा, वोल्टेज सप्लाइड बाय वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर इनटू पी रेटेड, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एस आपका क्या बोल रहा है, एस आपका बोल रहा है सप्लाइड, कितना सप्लाइड किया है मैंने, और आर आपका क्या बोल रहा है, रेटेड। रेटेड मतलब जितना उस पे दिया होता है, ठीक है, जितना उस पे दिया होता है वो, ठीक है। पीसी, पीसी मतलब पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज सप्लाइड बाय वोल्टेज रेटेड का होल स्क्वायर इनटू पी रेटेड, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला बेस्ड है, याद करके जरूर जाना। यस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सर हमने पढ़ लिया है। हीटिंग का क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी आपके पास हो जाएगा, हीटिंग का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर जी, बात सबको क्लियर है? यस। उसके बाद आपके पास क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में आपसे क्या पूछा जा सकता है, पावर कंज्यूम बताओ, नेट पावर कंज्यूम। तो इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम्ड आपके पास क्या आ जाएगा, जो पैरेलल में फॉर्मूला होता है, देखो सीरीज में पैरेलल टाइप का यहाँ पे आ रहा है, 1 बाय पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। ये देखो अच्छा है, इक्विवेलेंट कंज्यूम कितना होगा, या फिर पावर कंज्यूम्ड आपका क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड इस केस में क्या होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बल्ब का उतना ज्यादा पावर कंज्यूम्ड होगा। किस केस में, सीरीज के केस में। किस केस में होगा वो, सीरीज के केस में होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पावर रेटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप सिंपल यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, पुट करके आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, तो P जो कंज्यूम्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बल्ब एंड दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर रेटेड, ठीक है। ये आपको बता दिया है, दोनों फॉर्मूलेस, दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। यस, क्लियर है? यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होगा सर, वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज अगर सेम है तो पावर कंज्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर रेटेड, ठीक है। ये बस फॉर्मूलाज में आपको बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके, बाकी तो भाई ये इसी से सारी चीजें हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास इक्विवेलेंट कंज्यूम कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2 आपके पास आ जाएगा। तो ये पावर आपको क्यों दिया हुआ है, ताकि आप फॉर्मूलाज रिवाइज कर पाओ। फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे कि पावर को वी आई लिखते हैं, आई स्क्वायर आर लिखते हैं, वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं। उसके सीरीज कॉम्बिनेशन का ऐसा फॉर्मूला होता है, वो ऐसे डिपेंड करता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाएगा तो आप ऐसे कर पाओगे। तो इसकी फॉर्मूला शीट इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूलाज इसके बेस्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख भी रहा हूं, फॉर्मूले आर इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये आप दिमाग में फीड करके जाओ फॉर्मूलेस। ये वाला पोर्शन जो स्टार्टिंग का पोर्शन था वो आपका कंसेप्चुअल था, लेकिन ये वाले पोर्शन आपके क्या होंगे सर, ये वाले आपके फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट होने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला सर इंपॉर्टेंट, एक एक फॉर्मूला आप देख सकते हो, रिवाइज करके याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। लास्ट भाई आपके पास कौन सी स्लाइड हो जाएगी, ये वाली स्लाइड जो मैंने आपको बोला था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, कि मैं कन्वर्जेंस यहाँ पे बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूलाज का खेल होता है,
फॉर्मूलाज का यहाँ पे खेल होता है। लेकिन समझो यहाँ पे क्या है भाई, ये है गैल्वेनोमीटर आपके पास, ये है, यस सर। तो यहाँ पे अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसे शंट कहता हूं। शंट आपके पास क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज इन पैरेलल। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एमीटर को मैं सीरीज में लगाता हूं, मेजर करते हो लिख सकते हो आप, एमीटर को मैं सीरीज में लगाता हूं तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पैरेलल में शंट लगा रहा हूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पैरेलल में शंट लगा रहा हूं, ठीक है। यहां से सपोज करंट मुझे मेजर करना है आई, तो कुछ Ig हो गया। Ig आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिसकी वजह से उसकी मैक्स डिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। Ig आपके पास वो हो जाएगा I माइनस Ig, इस पे चला जाएगा। ये क्या है भाई, वोल्ट, ये आपके पास क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, ये आपके पास क्या हुए, पैरेलल में लगे हुए, तो पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होगा। हाँ सर, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। V इज इक्वल्स टू IR, I इसका कितना है भाई, शंट इसका है, I इसका इतना है, G आपका ये आ जाएगा। इससे ही मैंने सारे फॉर्मूलेस बाय डिराइव कर दिए। पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो I मुझे मेजर करना था तो इस वे में मैंने लिख दिया। तो शंट रेजिस्टेंस को आपको पूछा जा सकता है कि शंट रेजिस्टेंस बताओ। शंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का ये क्या है, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। G आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आपके पास है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, G इंटू IG बाय I माइनस IG, ये आपके पास क्या आ जाएगा, शंट रेजिस्टेंस। बताया मैंने यहाँ पे हुआ है सिंपल पैरेलल का केस करो, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, उससे भी ज्यादा सिंपल फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने, उससे भी ज्यादा सिंपल फॉर्मेट क्या होगा, S इज इक्वल्स टू G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बटा ब्रैकेट में लिखो I, जो मेजर करना है, जो मेजर करना है ना, I अपने को ये मेजर करना होता है, ठीक है, I बाय IG -1, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट अगर मैं कहूंगा जिससे आप सीधे सवाल, ये फॉर्मूला याद भी आपका रहेगा, S इज इक्वल्स टू G ब्रैकेट I जो करना है माइनस IG तो छोटा ही होगा तो बड़ा बाय छोटा भी आप लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। IG -1 आपका ये सिंपल टर्म बन जाता है। बता दिया मैंने कैसे होता है, बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये पूरा क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो वोल्टेज ऑफ एमीटर, जितना वोल्टेज एमीटर में होगा उतना ही शंट में होगा, उतना ही गैल्वेनोमीटर में होगा, क्योंकि भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। समझ में आ गई बात। एमीटर क्या होता है, दैट डिवाइस दैट मेजर्स द करंट दैट इज कॉल्ड एज एमीटर, ठीक है। मुझे रेजिस्टेंस एमीटर का कितना करना होता है, 0, तो आइडियल एमीटर का मुझे 0 करना होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, क्योंकि पैरेलल में ही ऐसी कंडीशन आती है जहां पे रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा हो जाता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे शंट का यूज करते हैं, दैट इज स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल में यूज करते हैं। हाँ सर, ठीक है। आइडियल एमीटर का कितना होता है, 0 होता है, वो स्ट्रेट तार की तरह मान सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गए। हाँ सर, वो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर अगर मुझे कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर जाना है, तो यहां पे क्या करूंगा, सीरीज में ये क्या करना है, मुझे पैरेलल में मेजर करता हूं, मैं पैरेलल में मेजर लगाता हूं वोल्टमीटर, तो पैरेलल में मैं वोल्टमीटर लगाता हूं क्योंकि वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो उसमें तो करंट नहीं जाना चाहिए, तो उसकी आइडियली उसकी इनफाइनाइट होती है, उसकी आइडियली क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, आइडियली उसकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो मुझे उसे बड़े से बड़ा बनाना पड़ेगा, इससे मुझे लास्ट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ता है, लास्ट रेजिस्टेंस मुझे सीरीज में लगाना पड़ता है। क्या दोनों कंडीशंस आपको समझ में आए? हाँ सर। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, करंट सेम कर दूं यहाँ पे, तो V बाय R का लगा दिया, तो VG वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज माइनस वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय R। सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला, या फिर आप ये लिख सकते हो रेजिस्टेंस, अगर आपको ज्यादा हाई रेजिस्टेंस निकालना होगा तो V माइनस VG बाय VG इंटू G आपके पास आ जाएगा। उससे भी सिंपल फॉर्मेट आप क्या याद रख सकते हो, उससे भी सिंपल फॉर्मेट, मल्टीप्लीकेशन में सिंपल फॉर्मेट है वोल्टेज बाय वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर -1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया इंटू G, खत्म। सिंपल फॉर्मेट है, आपकी चॉइस है, आप किस वे में याद रखना चाहते हो। एट द एंड आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल इससे पूछे ही जाएंगे भाई, सीबीएसई से सवाल पूछेगा ही, गारंटीड है भाई, सीबीएसई से इस साल भी सवाल पूछेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर करता है, और आइडियल जो आपके पास वोल्टमीटर होता है उससे करंट नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसका रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है।
दोनों फॉर्मूलाज बता दिए, एक नॉर्मल फॉर्मूला और उससे भी ज्यादा सिंपल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? यस सर, ये वाली बात। कन्वर्जेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनते हैं, कन्वर्जेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कवर होता है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर और ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, तो ये था बेटा आपका माइंड मैप। नाउ रिमेनिंग माइंड मैप आपका एक ही माइंड मैप बच रहा है, दैट इज रे ऑप्टिक्स का। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडी। ओके बाय।